कि इंडिया में 93% स्टूडेंट्स को सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस के बारे में ही पता है, जबकि 250 से ऊपर करियर ऑप्शंस हैं। हम अगर उस नेचुरल बीइंग को प्रोटेक्ट कर पाएँ, उससे ज़्यादा पेरेंट्स की और स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे बच्चा आज 10th पे है, 9th पे है, तो जब बाहर निकलेगा तब उसको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी कि वो लोग जो अपनी निर्णय लेने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं वो जीवन में सक्सेस ज़्यादा होते हैं। नमस्कार। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार कैरियर ऑप्शंस का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स हैं जो 10+2 के समय या कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होने के बावजूद भी उनमें से कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जिन्हें चूज़ करते हैं या जिन्हें परस्यू करते हैं। इसमें काफ़ी सारा रोल एक स्कूल, कोचिंग या फिर उनके पेरेंट्स का भी रहता है। इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद उन्हें एक्सेसिबिलिटी या फिर उनके बारे में गाइडेंस नहीं होने के कारण अभी भी हम कुछ 5-10 ऑप्शंस पे अटके हुए हैं। आज इसी विषय के बारे में हम बात करेंगे यूरो इंटरनेशनल स्कूल सीकर के डायरेक्टर और कोड विद्या के फाउंडर मिस्टर शिवराम चौधरी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, जब हमें कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये थॉट रहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा कमाना है। और आज के समय 21st सेंचुरी में जब हम बैठे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर इतने कम ऑप्शंस को एक्सेस कर पाते हैं या उनके बारे में सोच पाते हैं, इसकी क्या वजह है? और कैरियर काउंसलिंग जो है, जिसके बारे में बात तो होती है लेकिन फिर भी वो 2, 4, 5 ऑप्शंस पे अटक जाती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया। थोड़े दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा है कि इंडिया में 93% स्टूडेंट्स को सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस के बारे में ही पता है, जबकि 250 से ऊपर करियर ऑप्शंस हैं। और हमारे भारत देश की विभिन्न संस्थाएं, जिनमें स्कूल्स, कॉलेजेस, IT, IIT, मेडिकल, ये सारी जो संस्थाएं हैं ये मिलके उन करियर ऑप्शंस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। लेकिन हमारा ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हमें पता नहीं है कि हम और क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो विसिनिटी है उसमें कुछ लोगों को हम देख के डिसीज़न ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और ये एक नॉलेज का गैप भी है, जहाँ पे स्कूल्स का रोल आता है। तो आपके और मेरे ज़माने की अगर अपन बात करें तो हमारे स्कूल्स में जो थोड़े से टीचर्स ऐसे होते थे जो समय की जो चीज़ें होती थी उनसे अपडेट रहते थे, वो अपने बच्चों को गाइड करते रहते थे। तो वो करियर काउंसलिंग का काम वो टीचर्स भी करते थे। वो ज़माना था जब करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, और अब इतने करियर ऑप्शंस होने के बाद में अगर टीचर्स अपने आप को अपडेट नहीं रख पाए, या हम ये कहें कि ये उनका कोर सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है। एक हिंदी की टीचर है, वो स्कूल में हिंदी पढ़ा रही है, इंग्लिश की टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है। करियर काउंसलिंग में जितना रिसर्च की ज़रूरत है, जितना इंडस्ट्री के साथ टच में रहने की ज़रूरत है, वो सारे काम एक टीचर नहीं कर पाता। तो थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया था जिसमें उन्होंने इन कोचिंग सेंटर्स को ये निर्देश दिया है कि आप अपने यहाँ पे करियर काउंसलर्स रखें। अगर कोई बच्चा अपनी कम समझ के चलते आपके कोचिंग में आ गया और फिर वो अगर उस कंपटीशन में पास नहीं हो पा रहा, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और आप इंटरवीन करके उस बच्चे को ये सुझाएं कि इसके अलावा आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक कोचिंग सेंटर जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं कोई पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो कोई सा भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोचिंग सेंटर उससे ये कहेगा कि आप ये कोर्स में आपको नहीं जाना चाहिए, आपको म्यूजिशियन बनना चाहिए या आपको क्रिकेट में जाना चाहिए? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर शिक्षा के प्रति थोड़ा भी भाव है, अगर आप शिक्षा को समझते हैं, तो मान लो अपने पास बच्चा आ गया और 1 साल, 2 साल, 3 साल के प्रयास के बाद में अगर वो
उस कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पा रहा, तो मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी एज ए टीचर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको गाइड करें कि आपकी ये जो यात्रा आपने शुरू की और किन्हीं कारणों से आप सफल नहीं हो पाए, तो अब आपके पास ये इतने सारे ऑप्शंस खुले हैं, इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा 20 साल का अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि बच्चा जैसा अपने पास आ रहा है और उसका वो जो नेचुरल बीइंग है ना, हम अगर उस नेचुरल बीइंग को प्रोटेक्ट कर पाएँ, उससे ज़्यादा पेरेंट्स की और स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये साइंस, मैथ्स, ये सारी चीज़ें बच्चा अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीखता रहेगा, लेकिन हम जब उस पर वो थोपना शुरू करते हैं तब समस्या शुरू होती है। तो देश विदेश में स्कूल्स के साथ, टीचर्स फ्रेटर्निटी के साथ काम करने के बाद में ये समझ में आया कि हर फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, तो करियर काउंसलर्स ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। मैं भी करियर काउंसलिंग करता हूँ, कितने सालों से कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने दिल्ली में थोड़े दिन 3 साल पहले एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, तब मुझे पता चला कि हम भी फिर एक लिमिटेड ऑप्शन ही दे पा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद में हमने हमारी संस्था में भी करियर काउंसलर अपॉइंट किए। एक दिल्ली की कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया, जिसके पास जिन्होंने अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की करियर काउंसलिंग कर दी, उनके पास ट्रेंड करियर काउंसलर्स हैं, तो उनके साथ टाई अप किया। तो उसके बाद में समझ में आया कि उनका काम करने का तरीका और हमारा काम करने का तरीका एकदम अलग है। तो करियर काउंसलर्स बेसिकली क्या करते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट से चेक कर लेते हैं। उसके बाद स्कूल, जहाँ पे वो बच्चा अमूमन 6 से 10 साल की अपनी यात्रा करता है, तो उन टीचर्स के पास उनकी एक प्रोफाइल होती है। वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी हो सकती है, जो स्कूल थोड़े से टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, उनके पास वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे स्टूडेंट का प्रोफाइल है, ईयर बाय ईयर उसने क्या किया, किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। तो वो करियर काउंसलर उस साइकोमेट्रिक टेस्ट और उस प्रोफाइल के बेसिस पे पेरेंट्स से, बच्चे से बात करके उनको एक अच्छे करियर ऑप्शन के लिए गाइड कर देगा। साथ में ही वो इंडस्ट्री से टच में है, तो कौन सी स्किल्स हैं जिनको, जैसे बच्चा आज 10th में है, 9th में है, तो जब बाहर निकलेगा तब उसको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी, दे आर वेल अवेयर ऑफ दैट थिंग। तो वो उसमें भी उसको करियर पाथ जो है उसमें कौन सी स्किल मैप करनी है, उसमें उसकी मदद कर देगा। कोचिंग वाला से एक जो मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे हैं, बच्चा किसी भी प्रेशर में आके ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेता है जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता, तो करियर काउंसलर जो है वो उसको ये बता पाएगा कि एक कन्फ्यूजन के चलते आपने जो डिसीजन लिया, ये आपका लास्ट डिसीजन नहीं है। नाउ यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वहाँ पे वो उसका जो सेल्फ एस्टीम लो होता है, वहाँ उसको मोरल बूस्ट भी कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन हैं जो करियर काउंसलर उसमें काम करके बच्चे को एक करियर पाथ को उसकी स्किल से मैप करके उसकी उस जर्नी को थोड़ा सा सुगम बना देगा। अच्छा, जब भी कैरियर की बात करते हैं तो आपने बता दिया कि कैरियर काउंसलिंग ये तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो एक बच्चे की लाइफ को प्रभावित करते हैं। ऐसे में बच्चे जब किसी भी कोर्सेज में जाते हैं, वहाँ पे अगर वो सफल नहीं हो पाते और अगर उसमें 2 साल 3 साल का वक्त लग जाता है, तो फिर वो बाकी की दुनिया से या बाकी की चीज़ों से थोड़ा कट जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये लगने लग जाता है कि मैं ये नहीं कर पाया। कुछ हद तक हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बच्चों से चाहते हैं कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा या उसका सपना पूरा करेगा। ऐसे में बच्चों पे मेंटली प्रेशर भी क्रिएट होता है। फिर वो जहाँ भी पढ़ने जाता है तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है ये अच्छा स्कोर करे। ये जब नहीं होता है तो मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। और मेंटल हेल्थ के बारे में अब तक सिर्फ मैगजीन्स पे पढ़ने को ही मिलता है या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में। मेंटल हेल्थ का क्या असर बच्चे के जीवन पे पड़ता है या कैसे उसको मेंटल हेल्थ के बारे में बात करके ज़्यादा बेहतर वातावरण दिया जा सकता है? ये सही मुद्दा आपने उठाया
इसके दो, इस आपके जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट हैं। पहले हम क्या करें जिससे वो उस स्थिति में नहीं आए। तो 2018 में मैं यूएस गया था, तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। तो वहाँ पे 12th क्लास के बाद में गैप ईयर होता है 1 साल का। तो करियर काउंसलिंग हो गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, उसके बाद में भी कन्फ्यूजन है। मान लो कि आपको 3 चीज़ें ट्राई करनी है, फैशन डिज़ाइनिंग में भी जाना है, आर्किटेक्चर में भी जाना है, और आपको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग में भी कुछ कर सकता हूँ। तो उस गैप ईयर में वो इस तरीके से इंटर्नशिप डिज़ाइन करते हैं कि आप 3-3 महीने इन सारे फील्ड में जाके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझो, फैशन डिज़ाइनिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, या आर्किटेक्चर का, या मेडिकल का, और फिर आपकी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। इसी लाइन पे हमने इस बार यहाँ पे भी एक प्रयोग किया अपने स्कूल में। हमने एक वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम डिज़ाइन किया। तो हमने 8 जो डोमेन हैं, जिसमें सेल्स है, मार्केटिंग है, कोडिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन पे हमने पूरे वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे 1-1 घंटे की मास्टर क्लास बच्चों को दी, जिससे बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन आई। अब उनके पास 1 साल 2 साल का समय है, उसमें वो अपना और रिसर्च कर लें, और रिसर्च करने के बाद में वो एक गैप ईयर भी ले सकते हैं। 1 साल का गैप लेके वो समझ लें कि कौन से फील्ड में जाना है। क्योंकि ये यात्रा, देखो कई बार अपन तो कोचिंग के शहर में हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा 5 साल से नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप 5 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस डिसीजन को लेने से पहले 6 महीने 12 महीने इन्वेस्ट कर लो, तो आपके आगे के 3 से 4 साल और बहुत सारा पैसा समय बच सकता है। और उसके जो बुरे प्रभाव हैं जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ पे आ रहा है, एचआरडी मिनिस्ट्री के भी अभी स्कूल्स को लेटर आए हैं, सीबीएसई ने भी लिखा है। कोविड के बाद में लगभग 78% बच्चे जो हैं वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जूझ रहे हैं। वो किसी भी तरह का हो सकता है, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो मोबाइल का यूज करने का है। मोबाइल में भी अनसेंसर्ड कंटेंट यूज कर रहे हैं वो, तो उससे एनवी, उनमें ईर्ष्या की भावना, क्योंकि एक आप अपनी हम उम्र को देखते हो कि उसके 1 लाख फॉलोअर हैं, उसके पास फलाने तरह की ड्रेसेस हैं, उसके पास ऐसी कार हैं, ऐसे गैजेट्स हैं। ये सारी चीज़ें जब वो देखता है तो अपने आप को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद उसमें ईर्ष्या आती है, और ईर्ष्या के चलते वो खुद का भी नुकसान करता है और वो अपने चारों तरफ के लोगों का भी नुकसान जाने अनजाने करने की चेष्टा करता है। तो जो कि उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक है। भारत ऐसा देश है जिसमें हमने टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट एडवांस किया, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है, हाउ टू यूज इट, उसको सेंसिटाइज करने के लिए हमने कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया। जैसे अभी स्कूल्स में हम साइबर सिक्योरिटी पे, सोशल मीडिया के हैंडल्स को कैसे यूज करना है, उस पर बात करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, इसको पॉजिटिवली अपन यूज कर सकते हैं। आज मैं और आप एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं और उसको लाखों लोग सुनेंगे, तो ये इसका कंस्ट्रक्टिव यूज है। ऐसे हम इसके पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हम एज ए पेरेंट्स, एज ए स्कूल बच्चों को ये चीज़ समझाएं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा इस भावना में जाता है, या उसे उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बच्चे को समझ आ रहा है, या आपके जैसे कुछ एक्सपर्ट हो सकते हैं या डॉक्टर्स हो सकते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि बच्चा कहीं ना कहीं डीप डाउन ये फील कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स कई जगहों पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो ये मानने को तैयार नहीं होते, या आसपास में अपने वो रिश्तेदारों से बात करता है तो वो इसे बहुत मतलब आसानी से इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो बस पढ़ाई कर, लगे रहे, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी होता है। फिर कहीं ना कहीं एक झूठी सी व्यू रचना भी है, जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन वो दूसरे की लाइफ के साथ खेल जाते हैं। इसकी वजह से बच्चे को लगता है नहीं मैं इस बार तो कर ही लूँगा, लेकिन उसके वो बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो ऐसे में बच्चों को कैसे इस समस्या को मतलब एड्रेस किया जाए, कैसे ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं? ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस चीज़ का। जब हमारे पास 6 घंटे बच्चा रहता है तो 6 घंटे में हम जब बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर में
कुछ सडन चेंजेज अगर अपने को दिखते हैं तो अपने को समझ लेना चाहिए कि कुछ अब नॉर्मल लाइफ में है। पेरेंट्स के साथ जब बच्चा इतने लंबे समय तक रहता है तो उनको समझ में आ जाता है। मतलब कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा 20 साल में कॉरिडोर पे राउंड पे जा रहे हैं और किसी बच्चे को टीचर ने मान लो खड़ा कर रखा है, उसकी आंख में आंख देख के डाल के देखने मात्र से ये पता चल जाता है कि उस बच्चे ने गलती की है कि नहीं। ये अनुभव है, ठीक है। माँ बाप ने भी 1-2 बच्चे पाले हैं, बड़े संयुक्त परिवार में और बच्चे होते हैं, तो ये अनुभव की बात है और थोड़ी सी कॉन्शियस लिविंग है। अगर आप थोड़े से अवेयर हैं, आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको पकड़ में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे स्कूल की तरफ से इंटरवेंशन भी हैं। पिछले 4 साल पहले की एक छोटी सी घटना है, इन मुद्दों पे भी जनरली लोग बात नहीं करते, लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म है तो मैं बात करता हूँ। 6th क्लास का एक बच्चा था जिसके मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, उसके दादी दादा भी जॉब में हैं, बहुत आलीशान मकान है उनका। बच्चा वहाँ पे सुबह वो उसको गाड़ी में बिठाते हैं और वो 1:30 बजे पहुँच जाता है। बाकी पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स 4-4:30 बजे पहुँचते हैं। उसी बिल्डिंग में उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग के बच्चों को किराए पे दे रखा है। वो एकदम हंसता खेलता सारा बच्चा जो है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वो गुमसुम रहने लग गया, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। टीचर्स ने जब ये बात मेरे को बताई और मैंने जब उस बच्चे से बात की, फिर उसको एक मेंटल हेल्थ काउंसलर से कनेक्ट करवाया, तो आप मानोगे नहीं, एक मीटिंग में ये पता चला कि वो इंजीनियरिंग के जो लड़के थे उस बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रहे थे पिछले 1 साल से। गंभीर मुद्दा है ये। अब एक टीचर जो उस क्लास में है उसको ये चीज़ समझ में आ रहा है, तो पेरेंट्स अगर अवेयर होंगे तो उनको भी ये चीज़ समझ में आ सकती है। तो उसकी काउंसलिंग हुई, पेरेंट्स की काउंसलिंग हुई, थोड़ा सा चेंजेज हुए, उसके बाद में वो बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। मतलब कॉन्शियस होना और अवेयर होना, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप ऐसा मतलब किसी भी बच्चे को ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। सिंपल। और जैसे मान लो कि हमें बुखार हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार के सिम्टम हमें समझ में आते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। मेंटल हेल्थ पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके भी सिम्टम्स तो हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो हम उसको दबाने की बजाय, जैसा जनरली अपन देखते हैं इन मुद्दों को दबाने की कोशिश की जाती है, हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसको साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास लेके जाएं, अगर मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। तो हर चीज़ के प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने लेवल पे सिर्फ पहचानें और फिर उन पे विश्वास करके उसका इलाज करवाया जा सकता है। एक बार फिर से करियर काउंसलिंग पे आते हैं। मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें गाइड करें कि वो जब बच्चा 9th-10th में आ रहा है या 10+2 के लिए सब्जेक्ट्स चूज़ करने की जहाँ पे बात आ रही है, तो वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि फ्यूचर उसका आसान हो सके, या वो अपना जो करियर पाथ चूज़ कर रहा है वो ज़्यादा बेटर डिसीजन उसका हो सके, वहाँ पे उसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल है। जब बच्चा 6th क्लास में आता है तो आप उससे बात करना शुरू कर दें कि उसके ड्रीम क्या है। एक क्वेश्चन है जो आप सब हर बच्चे से पूछ सकते हैं कि तेरा ड्रीम क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम उससे पूछ सकते हैं कि तेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और हम साथ साथ उसको उसके इंटरेस्ट को ऑब्जर्व भी करते रहें कि वो किस चीज़ को लेके पैशनेट है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा उसकी उस फील्ड में कोचिंग भी शुरू हो जाए। मान लो क्रिकेट है तो एक एकेडमी उसको ज्वाइन करवाई और वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनका व्यू ले लिया जाए कि आप बताओ कि इस फील्ड में ये कैसा कर सकता है, और वहाँ से उसकी एक नई जर्नी शुरू हो सकती है। 9th क्लास में जब बच्चा आए तो हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, और बच्चे को जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका एप्टीट्यूड है, उस फील्ड में जानने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। थोड़े दिन पहले ऑक्सफोर्ड का एक रिसर्च आया, उसने सक्सेसफुल लोगों पे रिसर्च किया। उन्होंने ये लिखा, उनका ये कंक्लूजन था
कि वो लोग जो अपनी निर्णय लेने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं वो जीवन में सक्सेस ज़्यादा होते हैं। और ये मेरा भी अनुभव है। जिस बच्चे को आपने कह दिया कि तेरे को तो साइंस मैथ्स लेना है या तेरे को आर्ट्स लेना है, बजाय उसके बच्चा ये कहे कि मैं आर्ट्स लेता हूँ या मैं ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहता हूँ, उस वक्त उसने वो डिसीज़न लिया। उस डिसीज़न को सही साबित करने की जिम्मेदारी भी उस वक्त वो ले रहा है और वो उसको पुश करेगा कि यार ये तेरा डिसीज़न है, ना कि पेरेंट्स का है। कई बार मैंने ये कहते सुना कि आपने कहा था पेरेंट्स को, तो एक लेवल के बाद वो जो ब्लेम गेम है वो शुरू होता है और वो शिफ्ट हो जाता है पेरेंट्स पे। जबकि 18 साल की उम्र के बाद में बच्चे को इतनी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए कि वो अपने जीवन के डिसीजंस खुद ले सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बात की। और पेरेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, मैं आपसे चाहूँगा कि अगर इसके बाद भी आपके कुछ और सवाल है या डाउट्स है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप चाहते हैं कि और डिटेल में बात की जाए, तो वो आप कमेंट ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के मुद्दों पर लगातार हम आपसे बात कर सकें और इसी तरीके से गेस्ट के साथ में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें, ताकि आप लोग इस तरह के मुद्दों पे ज़्यादा बात कर सकें, ज़्यादा अवेयर हो सकें और ज़्यादा बेहतर निर्णय आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ले सकें। सर हमारे साथ इस इंटरव्यू पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।